Hello friends, welcome back to the Mutual Fund Investing Master Series Chapter 2. Now इस मास्टर सीरीज का चैप्टर 1 ऑलरेडी कुछ दिनों पहले आ चुका है एंड जिसमें हमने बात की थी बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग आज के समय में हर एक इंसान को जानना क्यों ज़रूरी है, क्यों हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हम इन्फ्लेशन को किस तरीके से बीट कर सकते हैं एंड अपने पैसे को एक सब्सटेंशियल ग्रोथ से कैसे बढ़ा सकते हैं। कंटिन्यूइंग टू दैट, इस चैप्टर 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में बेस्ड ऑन इन्वेस्टिंग टाइप, रिस्क मेजर्स एंड ड्यूरेशन एज वेल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं एंड अगर आप इस मास्टर सीरीज के वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैप्टर 1 के वीडियोस को भी जरूर जा करके देखें। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 2 ऑफ द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग मास्टर सीरीज ब्रॉट टू यू बाय योर FinBuddy। बेसिकली म्यूचुअल फंड्स को बात करें तो ऑन टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट एंड सेकेंड रेगुलर। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जहां हम डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वही रेगुलर म्यूचुअल फंड में हम किसी एजेंट के थ्रू या किसी म्यूचुअल फंड एडवाइजर के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब ऑफकोर्स सी बात है, क्योंकि रेगुलर के केस में कोई थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व है तो रेगुलर के केस में हमें कुछ एक्स्ट्रा कमीशन पे करना पड़ता है। अगर डिफरेंस की बात करें तो ऑन एन एवरेज 1 से 1.5% का डिफरेंस रहता है रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के केस में। इसलिए अगर आपके पास म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के बारे में बेसिक नॉलेज है, आप थोड़ी बहुत एनालिसिस कर सकते हैं, तो बेटर है कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि लॉन्ग रन में ये 1-1.5% आपके वेल्थ में एक अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। इसके बाद हमारे पास दो कैटेगरी रहती है एक्टिव एंड पैसिव फंड्स की। एक्टिव फंड में जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कोई फंड मैनेजर आपके पैसों को मैनेज करता है, तो वो फिर डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स कब खरीदना है, कब सेल करना है, ये सारी चीजें का मैनेजमेंट करता है। वही पैसिव म्यूचुअल फंड के केस में कोई भी फंड मैनेजर आपके पैसों को मैनेज नहीं करता। वहां पर बस एक सिस्टम होता है जो कि जिस भी आप पैसिव म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहे हैं उसके डिफाइंड इंडेक्स को जस्ट रेप्लिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स इंडिया के जो टॉप 50 कंपनी का इंडेक्स है आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई फंड मैनेजर की जरूरत नहीं होती। सिस्टम बस खुद ब खुद इंडेक्स के अकॉर्डिंग फंड को रेप्लिकेट करते जाता है एंड आपको रिटर्न्स भी निफ्टी 50 के रिटर्न्स के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं। हालांकि इसमें भी बहुत ही मार्जिनल एरर का चांस रहता है एंड उस केस में भी हम बेस्ट पैसिव फंड या बेस्ट इंडेक्स फंड कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए किन टेक्निकल पैरामीटर्स को देखना होगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कमिंग बैक टू एक्टिव फंड्स, हमारे पास अगर देखें तो मेजरली 4 कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं। नंबर 1, इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स यानी वो फंड्स जो कि 75% ऑफ अपना एलोकेशन इक्विटी में इन्वेस्ट करती है। इक्विटी यानी इन सिंपल टर्म्स शेयर मार्केट में। अब अगर हम इक्विटी के अंदर बात करें तो प्राइमरली बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मेजर, अगेन हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विटी फंड्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लार्ज कैप फंड्स। लार्ज कैप फंड्स यानी वो फंड्स जो कि अपना 75% ऑफ एलोकेशन लार्ज कैप कंपनीज में करती हैं। अब यहाँ पर लार्ज कैप कंपनी कहने का मतलब अगर सेबी के अकॉर्डिंग समझें तो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज के अंदर आती है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी 100 बड़ी कंपनीज ही रहती है जिसके कंप्लीट डाउनफॉल का चांस बहुत ही कम रहता है। नेक्स्ट इज मिड कैप फंड्स। इस टाइप के म्यूचुअल फंड्स मेनली मिड कैप स्टॉक्स यानी वो कंपनीज जो सेबी के अकॉर्डिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर 101 से लेकर के 250th पोजीशन तक आती है, उसमें इन्वेस्ट करती है। अब क्योंकि ये मिड साइज की कंपनीज हैं तो अकॉर्डिंगली इसमें रिस्क थोड़ा एज कंपेयर टू लार्ज कैप बढ़ जाता है। एंड थर्ड इज स्मॉल कैप फंड्स। एज पर द नेम, ये म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कंपनीज में प्राइमरली इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें वो सारी कंपनीज आती हैं जिनका नंबर अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन इन इंडियन मार्केट 251 पोजीशन के बाद आता है। तो क्योंकि इसमें काफी छोटी कंपनीज रहती है तो इसमें रिस्क मेजर भी काफी हाई रहता है। स्मॉल कैप फंड्स काफी ज्यादा वोलेटाइल होते हैं एज कंपेयर टू मिड कैप एंड लार्ज कैप फंड्स, स्पेशली इन शॉर्ट टर्म्स इसमें निगेटिव रिटर्न्स भी देखा जा सकता है। हालांकि अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं विद सम प्रॉपर एनालिसिस एंड रिसर्च, हम अपने बहुत से रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मल्टी कैप फंड। अकॉर्डिंग टू सेबी
वैसा म्यूचुअल फंड्स जो मिनिमम 75% ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करते हैं, 25% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स, 25% इन्वेस्टमेंट मिड कैप स्टॉक्स एंड 25% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप स्टॉक्स में करते हैं, उस टाइप के म्यूचुअल फंड मल्टी कैप फंड्स में आते हैं। अब क्योंकि इसमें बड़ी छोटी हर तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, ये एक तरीके से एक काफी थोड़ा एक बैलेंस व्यू प्रोवाइड करती है, जिसमें आपको थोड़े रिस्क के साथ एक बेटर रिटर्न भी मिल सकता है, क्योंकि इसमें स्मॉल कैप मिड कैप का रिस्क है तो साथ ही साथ लार्ज कैप की सेफ्टी भी है। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो दैट इज फोकस म्यूचुअल फंड। अगर आप किसी भी नॉर्मल म्यूचुअल फंड को देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसने 50-60 कंपनीज के शेयर्स खरीद रखे हैं, लेकिन फोकस म्यूचुअल फंड के केस में ये फंड मैक्सिमम 30 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स। नाउ अगेन एज पर द नेम, ये म्यूचुअल फंड एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। से फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर, फिनांस सेक्टर, फार्मा सेक्टर। तो अगर कोई आईटी सेक्टर को फॉलो करने वाला म्यूचुअल फंड है तो वो आईटी थीम्ड सेक्टर बेस्ड म्यूचुअल फंड होगा और उसके सारे इन्वेस्टमेंट्स आईटी स्टॉक्स में ही हुए रहेंगे। यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस से और जितनी भी नॉलेज मुझे अभी तक हुई है, बस एक बात ये शेयर करना चाहूंगा कि शेयर मार्केट में कभी भी कोई एक सेक्टर हमेशा नहीं चलता है। शेयर मार्केट में सेक्टोरल रोटेशन होता है, यानी कि अगर 1-2 साल तक आईटी स्टॉक्स ज्यादा चल रहे हैं तो हो सकता है उसके कुछ समय बाद फाइनेंस स्टॉक्स ज्यादा चलेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आईटी स्टॉक फिनांस स्टॉक्स एक साथ चल रहे हैं लेकिन फार्मा स्टॉक्स अभी नहीं चल रहे हैं, तो हो सकता है 2-3 साल बाद फार्मा स्टॉक्स ज्यादा चलने लगे। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस डिफरेंट सिचुएशंस एंड पैरामीटर्स। तो इसलिए सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले एक बहुत ही अच्छा कन्विक्शन होना अपने ऊपर जरूरी है। अगर 2-3 साल तक वो सेक्टोरल फंड नहीं चलते हैं तो भी आप उसमें इन्वेस्टेड रह सके। एंड द लास्ट टाइप ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड इज ELSS फंड्स। नाउ ये फंड एक एम्प्लॉइज पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फंड में आप इन्वेस्ट करके सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स से आप अप टू 1.5 लाख का टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। इस फंड में मिनिमम लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का होता है, यानी 3 इयर्स से पहले आप अपने पैसे नहीं निकाल सकते। सो ELSS फंड आपको एक अच्छी रिटर्न्स के साथ साथ टैक्स डिडक्शन का भी बेनिफिट देते हैं, जिसको अगर एड अप कर दिया जाए तो आपके रिटर्न्स और हाई हो जाते हैं। तो ये कुछ मेजर कैटेगरीज ऑफ इक्विटी फंड्स थे। आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट इज डेट फंड्स। नाउ डेट फंड्स ऐसे फंड होते हैं जो कि इक्विटी में नहीं, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मनी मार्केट सिक्योरिटीज एटसेट्रा में इन्वेस्ट करते हैं। अब क्योंकि ये सारे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना एज कंपेयर टू इक्विटी में इन्वेस्ट करना थोड़ा सेफर है, तो इसलिए इसमें इक्विटी के कंपैरिजन में लो रिटर्न्स मिलते हैं। डेट फंड्स प्राइमरली इन्वेस्टर्स पसंद करते हैं शॉर्ट टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के लिए, क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्ट करना इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम की कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि 1-2 साल में आपको सिर्फ निगेटिव रिटर्न्स ही मिले। अब डेट फंड्स में भी कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट फंड्स होते हैं, स्पेशली बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। लाइक फर्स्ट इज लिक्विड फंड्स। ये इस तरीके के डेट फंड्स होते हैं जिसमें डेट एंड मनी मार्केट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन 91 डेज का है। नेक्स्ट कम इज अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स। अल्ट्रा शॉर्ट फंड डेट फंड्स का जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स का होता है। नेक्स्ट इज लो ड्यूरेशन फंड्स, जिसमें आप डेट या सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स अप टू 12 मंथ्स तक कर सकते हैं। इसके बाद शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स आते हैं जिसमें आप 1 से 3 साल के लिए भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड फिर फर्दर मीडियम ड्यूरेशन फंड्स जो कि 3 to 7 ईयर्स के लिए, एंड लॉन्ग ड्यूरेशन फंड जो कि 7+ ईयर्स के लिए डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन प्राइमरली एज आई सेड इन द बिगनिंग, डेट फंड्स का यूज शॉर्ट टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है। या तो अगर किसी की नेटवर्थ काफी हाई हो गई है तो डाइवर्सिफिकेशन पर्पज से वो अपने एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ को डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके रखते हैं टू प्रोवाइड द डाइवर्सिफिकेशन एंड सेफ्टी टू द ओवरऑल पोर्टफोलियो। लास्टली डेट फंड्स में हम कॉर्पोरेट फंड्स को देखते हैं जिनका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में होता है। यूं कहें कि 80% ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स गोज इनटू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ओनली। इक्विटी और डेट फंड्स के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है हाइब्रिड फंड्स की। हाइब्रिड फंड्स आपको एक डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड्स कुछ परसेंटेज इक्विटी में एंड कुछ परसेंटेज ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट डेट में भी करते हैं। जैसे कि वन ऑफ अगर हाइब्रिड फंड की बात करें तो बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड, जिसमें 40 to 60% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी में एंड अगेन 40 to 60% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स डेट में किया जाता है। वही अगर एक और हाइब्रिड फंड इक्विटी सेविंग्स फंड्स की बात करें तो उसमें मोस्टली 30 to 35% इक्विटी में इन्वेस्ट होता है
एंड रेस्ट डेट एंड आर्बिट्राज में इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। एंड क्योंकि इन हाइब्रिड फंड्स में डेट एंड इक्विटीज दोनों कैटेगरीज में इन्वेस्ट होता है, तो इसलिए आपको ये एक मिड लेवल ऑफ रिटर्न के साथ साथ थोड़ी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू प्योर इक्विटी फंड्स। लास्टली हाइब्रिड फंड्स के बाद हमारे पास सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स हैं। सॉल्यूशन या गोल ओरिएंटेड फंड्स वैसे फंड्स होते हैं तो कुछ ना कुछ आपके लाइफ के गोल रिलेटेड रहते हैं। जनरली इसमें दो फंड्स हैं। हर एक इंडिविजुअल के लाइफ में रिटायरमेंट एक एज अ गोल रहता है, तो इसलिए इसमें हमें रिटायरमेंट फंड मिलता है जिसका मिनिमम लॉक इन पीरियड 5 इयर्स और योर रिटायरमेंट एज विच एवर कम्स अर्लियर है। अब क्योंकि रिटायरमेंट जो है वो एक लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में आती है, तो उसी को देखते हुए रिटायरमेंट फंड मोस्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या मनी मार्केट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि आपको एक सेफर एंड गुड रिटर्न देते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड इज चाइल्ड फंड और चिल्ड्रंस फंड। लाइक रिटायरमेंट फंड, इसमें भी जो मिनिमम लॉक इन पीरियड है वो 5 इयर्स या फिर अगर आपका चाइल्ड माइनर से मेजर हो जाता है whichever comes earlier. Now unlike retirement fund, being a child, क्योंकि वो एक अर्ली फेज ऑफ लाइफ में है, तो ये फंड्स थ्रू आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेस्ट करते हैं इंक्लूडिंग इक्विटी, डेट, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज। इसी के साथ ही डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड कैटेगरीज का एंड यहीं पर होता है। आई होप आपको हर एक कैटेगरी के बारे में थोड़ी बहुत क्लैरिटी जरूर आई होगी। नाउ कैटेगरीज के बारे में तो हमने समझ लिया, लेकिन इसके अलावा जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपको डिफरेंट टेक्निकल पैरामीटर्स भी दिखेंगे। इन सब टेक्निकल पैरामीटर्स के बारे में हम चैप्टर 3 में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि हमें एज पर कैटेगरी एक बेटर म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा। फॉर नाउ दिस इज द एंड ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग मास्टर सीरीज चैप्टर 2। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप फॉलोइंग योर FinBuddy।